कल के चैप्टर के बाद आज हम भय नाम के शब्दकोश पे चल रहे हैं। चैप्टर 8 और 8वें चैप्टर में शुरू करते हैं भाद्रपद महीने से। पद को पंजाबी में भादों भी कहते हैं। बिल्कुल जी। और चांद्रमास होते हैं ये सारे के सारे जो है ना, ये अस्सू कत्ते, ये माह, हिंदू के मुताबिक चंद्रमास से चलते हैं। चांद्रमास बोलते हैं। अच्छा। तो चांद्रमास के 12 महीनों में छठा महीना होता है जो अगस्त सितंबर के बीच में आता है। इसको भादों या भाद्रपद। भाद्रपद। इस महीने में किसका जन्म हुआ था? भाद्रपद में मेरे को नहीं पता जी। इस महीने में तो कृष्ण जी की जन्माष्टमी आती है। अच्छा हाँ, जन्माष्टमी भादों में तो आती है बस वैसे निकल गया दिमाग से। हाँ। और राम जी का जन्म कब हुआ था? वो तो रामनवमी को था जी। नवमी कब आती है? विजयदशमी अप्रैल के आसपास। अप्रैल के आसपास। अच्छा जी। तो भादों में जन्म लेने वाला जातक तत्ववेता, दर्शन शास्त्री, अपने विचारों पर दृढ़ रहने वाला होता है। वह अपनी अर्जित विद्या में गौरव प्राप्त करता है। उसे जीवन में अनेक देशों का भ्रमण करने का योग बनता है, लेकिन धन इकट्ठा करके नहीं रख सकता। अच्छे सैनिक वो भी इसी महीने में पैदा होते हैं, और किसी उच्च पद पर आसीन होते हैं जो लोग, वो भी इसी महीने में पैदा होते हैं। ऐसे जातक कहते हैं एक बार कोई अगर डिटर्मिनेशन कर लें तो चाहे कितनी भी रुकावटें हैं रास्ते में, वो पीछे नहीं हटते हैं। ईमानदारी और सच्चाई इनके पास होती है, इस कारण इनको तकलीफ़ें भी काफ़ी आती हैं। गॉड फीलिंग होते हैं। गॉड फीलिंग। बेईमानी से इकट्ठा किया हुआ धन इनके पास नहीं रहता, और समाज के सुख दुख में ये लोग शरीक होते हैं। दिल के साफ़ होते हैं, धोखा किसी को नहीं देते। भलाई के बदले कोई बुराई करे तो भी ये उससे बदला नहीं लेते हैं, बल्कि यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि जो जैसा करेगा वैसा करे। इसके बाद अगला हमारा वाक्य है भद्र पुरुष योग। ये हमने डिस्कस कर लिया, जो पंच महापुरुष योग आए थे उसमें डिस्कस हमने कर लिया है। देन भ्रातृ भाव। भ्रातृ मतलब भाई से हो गया। भाई का मतलब तीसरा घर अपने आप ही आ जाएगा। तो जन्म कुंडली का तीसरा घर भ्रातृ भाव कहलाता है। तो दृश्यकांड बताया था ना आपको एक वर्ड। दृश्यकांड आपने ये चार्ट में होता है ये। इससे भाई बहनों का विचार किया जाता है। इस तीसरे भाव से छोटे भाई और छोटी बहन का ही विचार होता है। छोटा है ये ध्यान रखना। तीसरा 11वां बड़ा, हाँ 11वें भाव से बड़े भाई और बड़ी बहन का विचार किया जाता है। अब भाइयों की संख्या, भ्रातृ संख्या। अच्छा। दूसरे और तीसरे स्थान में जितने ग्रह होते हैं उतने अनुज, और एकादश और द्वादश स्थान में जितने ग्रह होते हैं उतने बड़े भाई होते हैं। यानी दूसरे और तीसरे स्थान में जितने ग्रह होते हैं, ग्रह से मतलब जितने ज़्यादा ग्रह होंगे उतने ही छोटे भाई होंगे, इनको कहने का मतलब। नहीं, जितने ग्रह हैं उतने ही भाई होंगे। अच्छा, उतने टोटल भाई होंगे। हाँ, अनुज भाई होंगे जी। हाँ छोटे भाई। हाँ छोटे। और 11वें और 12वें में जितने हो उतने बड़े भाई होंगे। हमारे तो दूसरे तीसरे में तो तर्क जमा नहीं है। हमारे, क्योंकि मेरे तो एक ही है, तो छोटे का हमारे पास 2 हैं। नहीं, मेरे दूसरा भी जोड़ रहा है ये। मेरे तीसरे में 1 है, दूसरे में 2 हैं। और बड़े में मेरे कोई ग्रह ही नहीं है। तो बड़े भाई तो भी हैं। बड़े भाई तो हैं। तो कुछ ज़रूरी नहीं कि ये फार्मूला लागू हो। सही बात है। इतने मोटा मोटे फार्मूले लागू नहीं होते हैं, ये लिख देते हैं लोग। अब कहते हैं भाग्योदय काल। जन्म कुंडली का नवा घर भाग्य का भाव कहलाता है। यदि भाग्येश लगन में हो तो जातक धर्मात्मा, श्रद्धालु, पराक्रमी, कंजूस, राज्य कार्य करने वाला, बुद्धिमान, विद्वान, कोमल प्रकृति और श्रेष्ठ कार्य में रुचि रखने वाला होता है। इसको ज़्यादा लंबा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाग्योदय काल भी निकालने के लिए एक फार्मूला अलग से है। क्या जी? वो मैं आपको, जो मेरी लाल किताब है ना, उसके अंदर ये फार्मूला देख के मैं बता सकता हूँ कि भाग्योदय कैसे निकलता है। तो उसका आपका मैं फार्मूला बताता हूँ। वो आपको एक नई चीज़ बताते हैं कि किसी का भाग्योदय आपने अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे। अब जैसे एक तुला लगन की कुंडली है, तो ये कुंडली भव्यादीप नामक लड़के की है। ठीक है। इसकी तुला लगन है। सेकंड घर में नीच का चंद्रमा है। पंचम में केतु पड़ा हुआ है कुंभ राशि में। ठीक है जी। 10वें घर में मंगल है नीच राशि का। 11वें घर में है गुरु, राहु, शनि, ये सूर्य के घर में है। 12वें घर में बुध, शुक्र और सूर्य, ये कन्या राशि में है। ये इसका हॉरोस्कोप हो गया। जन्म है इसका 28 सितंबर 1979। ठीक है जी। तो हमारा फार्मूला यह है कि प्रत्येक ग्रह के मूलांश होते हैं। मूलांश वर्ड का ध्यान रखना, मूल अंश।
मूलांश मतलब मूल अंश। जो डिग्री वाइज डिग्री की बात प्रत्येक ग्रह के हाँ, डिग्री। फिक्स हैं, फिक्स डिग्री मतलब अच्छा मूलांश। अच्छा ठीक है जी। अब सूर्य के मूलांश दिए हमने 7, ठीक है जी। चंद्र के दिए हैं 3, मंगल के 10 हैं, बुध के 6 हैं, गुरु के 9 हैं, शुक्र के 5 है, शनि का 1 है, राहु केतु का 0 है। ठीक है जी। क्योंकि ये ग्रह नहीं है शायद। मूलांश किस आधार पर तैयार किए हैं ये? बस ये तैयार क्यों है अच्छा। आपको इसी क्रम में इनको ये याद फॉर्मूला करना। एक तरह से ये बता। फार्मूला है ये। बस ठीक है, थंब रूल है। देन सूत्र क्या बनेगा कि दूसरे भाव की राशि के अंक क्या हैं। जैसे इसमें दूसरे भाव में नीच राशि का चंद्रमा है, बिल्कुल जी। तो राशि अंक हो गए 8। 8 के अपने चंद्रमा के हिसाब से? अच्छा, राशि का अंक। राशि का अंक तो 8 हो गया। बिल्कुल, वृश्चिक राशि है। दूसरे भाव के मूलांश में चंद्र पड़ा हुआ है। हाँ, अब चंद्रमा का चंद्र का मूलांश हमने 3 बताया। बिल्कुल जी। तो ये 3 आ गया। ठीक है जी। ठीक है। उसके बाद कहते हैं लगन भाव के राशि अंक। ठीक है जी। तो लगन है तुला, 7 हो तो गया। राशि अंक तो 7 हो गया। खाली पड़ा ये। ग्रह कोई ग्रह नहीं है तो इसलिए इसका 0 हो गया। बिल्कुल जी। ठीक है। उसके बाद चौथे भाव के राशि अंक। ठीक है जी। चौथे भाव के राशि अंक है 10। बिल्कुल तो जी। यहाँ पे आपने 10 ले लिया। मूलांश 0 हो गया। मूलांश 0 हो गया। अगर कोई ग्रह होता तो इसके हिसाब से तो वो भर देते हैं। बिल्कुल जी। ये 0 हो गए। तो दूसरा, फिर लगन का, फिर चौथा, उसके बाद नवा भाव ले लो। ठीक है। नवे भाव के राशि अंश, नवे के राशि अंश 3 हो गए। और वैसे 0 ग्रह कोई नहीं है, 0 हो गया। फिर 10वें भाव के 11वें घर के राशि अंक है इसके अंदर 5। 5 और 5 ये ले लिया। ग्रह इसमें 3 पड़े हैं। इनके टोटल कर देंगे। गुरु राहु शनि। हाँ, तो गुरु का मूलांश कितना है? 9 है जी। 9। राहु का 0 है। राहु का 0 है। शनि का 1 है। 1 है। 10 हो गई। टोटल हो गया 10। अब राशि अंक जब जोड़ेंगे तो 8, 7, 15, 10, 25, 3, 28 और 5, 33 हो गए। बिल्कुल जी। मूलांश जोड़ेंगे तो 3 और 10, 13 हो गया। ठीक है। तो 33 और 13 का जोड़ हो गया 46। बिल्कुल हो गया जी। 46 को 12 से भाग कर दो। क्योंकि 12 भाव हैं जी। 12 दिया 36। बिल्कुल जी। 4 से तो जाएगा नहीं, बाकी बचा 10। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो अब इस 10 को दूसरे घर से 10वें घर के आगे गिन लो, तो सूर्य की महादशा अंतरदशा में भाग्य होता है, इसमें आएगा। दूसरे घर को दूसरे घर से गिन लो। 10 जैसे को। 10 अंक बचा, हाँ। या 4 बचता तो दूसरे घर से चौथा गिनते। एक तो 2, 3, शनि का 4। ये वृश्चिक का कम राशि लगाते हैं। 7 बचते तो यहाँ आ जाता। हाँ, अब दूसरे घर से 10वां ये आएगा। ये आ गया, सूर्य आ गया जी। ये सूर्य आ गया। तो इसका भाग्य खुलेगा सूर्य की दशा या अंतरदशा में। ठीक है जी। इसकी सूर्य अंतरदशा आप कुंडली से निकालोगे, जाके चेक करोगे तो 24 अक्टूबर 2007 आती है। ठीक है जी। तो इसका मतलब इसका 28वें वर्ष में भाग्य उदय होगा। और ये हुआ, हुआ था। बिल्कुल हुआ। अच्छा। 28 के बाद ही चला, इसने खूब पैसा कमाया इसने। अच्छा। तो ये एक तरह से भाग्य निकालने का एक है। उदय कब होगा, आप चाहो तो अपनी कुंडली भी निकाल सकते हमें याद हो गया जी, मेरे को भी कर लो। याद ये तो मैं हाँ। इसमें से लिख लूँगा क्योंकि आपने पॉइंट बोल दिया। बस बोलिए ना आपने ये हाँ, पॉइंट। बिल्कुल। सूर्य के 7 है, चंद्र के 3 है, मंगल के 10 हैं, बुध के 6, गुरु के 9, शुक्र के 5, शनि का 1, राहु के तो 0 है जी। ये आपको याद ही है। सेकंड घर, लगन घर, चौथा, 9, 11, 1, 2, 4, 9, 11, बिल्कुल। इनके अंक ले लो। इनके फिर इनके जो ग्रह अब आप रखे हैं किसी का भी उनके- भाग्योदय निकालना चाहो हाँ। तो सेकंड घर से आगे उतने अंक जो बचे उसका काउंट कर लो। उसकी बात दशा करने के बाद अंतर्दशा, जो शेष बचता है ना, जो शेष बचता है वो दूसरे घर से वो गिनना है। वो गिनना है। बस ठीक। जो शेष बचे उसकी सूर्य की मान लो महादशा आई तो सूर्य उसके हॉरोस्कोप में उठा के देख लो कब आ रही है। मैं समझ गया जी। आपके मान लो चंद्र की आई तो चंद्र आपके उस हॉरोस्कोप में अब उठा जब चंद्र की जब महादशा आएगी तब ही मेरा भाग्य होगा। तब, हाँ। ये जो रूल बोल रहा है ऐसे के- ये थंब रूल ये है। हाँ, इनका तो इस फार्मूले का आप एक बार आजमा के देखना अपने उसमें, या किसी और के भी। तो आपको- किसी के भी। हाँ, ये बड़ी रेयर कलेक्शन की मेरी चीज़ें हैं ये। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो ये आपको नई कहीं- चीज़ कहीं निकाल- से नहीं मिल रही। ये मिलने का मतलब नहीं है, ये तो ढूंढ ढूंढ के निकाली गई है। हाँ। इसलिए मैं कुछ चीज़ें इसमें डाल देता हूँ ताकि आपको जो है कुछ मैटर एक्स्ट्रा भी मिलता रहे। वैसे तो इसमें से अपने जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये भी आपको बहुत कम चीज़ें मिलेंगी। बहुत बहुत रेयर चीज़ें। पहले देन इसके बाद भय पे दूसरा वर्ड आता है भौएं। तो भौएं का तो हो ही गया, दोनों नेत्रों के ऊपर ललाट के निमन छोर पर स्थित रेखा बस्ती केश राशि को यहाँ इनको भौं कहते हैं। ठीक है। इसका कोई ज़्यादा रेलेवेंस ज्योतिष के अंदर नहीं है, इसलिए इसमें इसको ज़्यादा ले नहीं रहा। ये आकृति कुंडली का विषय है। ठीक है। अब शब्द माँ अब मैं पे आ गया। मैं पे सबसे पहला वर्ड आया मंगल। मंगल ग्रह क्या है? ये दक्षिण दिशा का स्वामी है, पुरुष जाति है, इसकी पित्त प्रकृति है, अग्नि तत्व का और लाल वर्ण का है। यह पाप ग्रह है, धैर्य और पराक्रम का स्वामी है। तीसरे और छठे स्थान में बलि और दूसरे स्थान में निष्फल होता है। इसीलिए हमने एक मंगलिक योग भी बताया था आपको, वो भी किताबों में नहीं लिखा हुआ कि दूसरे घर में क्यों मंगलिक होता है, इसलिए निष्फल होता है इसलिए। तो 10वें स्थान में दिग्बली हो गया।
चंद्रमा के साथ रहने पर चेष्टा बरी होता है, यह भाइयों और बहनों का कारक है। देन आता है मगा नक्षत्र। मगा नक्षत्र कहते हैं 27 नक्षत्रों में 10वां नक्षत्र है। इसका स्वामी पितृ है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक बहुत नौकर रखने वाला, पिता का भगत, धनी, भोगी, उद्योगी और सेनापति या राजा के आश्रित होता है। देन मैं पे आता है महाराज योग। ये क्या होता है? लग्नेश 5वें घर में चला जाए और पंचमेश लगन में हो जाए। आत्मकारक या पुत्र कारक दोनों लगन या पंचम में हो। अपनी उच्च राशि में, नवांश में या शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो महाराज योग होता है। बेसिकली ये ध्यान रखना 1 और 5 का एक्सचेंज हो। उसके बाद मस्तक यानी सिर, मानव सिर का ऊपरी भाग नैतिक और प्रेरणा क्षेत्र, शिखा स्थान और उसके कुछ नीचे का पिछला भाग आकांक्षा और संचालन क्षेत्र, बिल्कुल पिछला भाग गृहस्थ सामाजिक क्षेत्र, ललाट का निम्न भाग सैद्धांतिक, कान के आसपास का भाग स्वप्रेक्षक, कान के ऊपर का भाग रक्षात्मक और मध्य भाग का रचनात्मक। उत्पादक और उद्देश्यात्मक क्षेत्र का विशेष रूप से सूचक होता है। इससे स्थूल रूप से स्पष्ट होता है कि संबंधित व्यक्ति के उपयुक्त प्रथम क्षेत्रों में जो क्षेत्र उन्नत, विस्तृत और विकसित होंगे, उपयुक्त गुणों की प्रवृत्ति होगी और इसके विपरीत जो होंगे उसमें वो गुण नहीं होंगे। यदि जातक के ललाट की ऊंचाई सामान्य होते ऐसे व्यक्ति में उच्च आदर्श, आध्यात्मिक प्रेम, बुद्धि के केंद्रीकरण की शक्ति, स्वाभिमान, उदारता, गड़ा दृष्टिकोण और गंभीरता होती है। ऐसे लोग टीचर, प्रीचर, अन्वेषक, धर्म प्रवर्तक यानी स्पिरिचुअलिटी वाले, अवतार या नेता होते हैं। ये लोग कम बोलते हैं चेहरा, किंतु जब बोलते हैं तो संतुलित, स्पष्ट और प्रभावोत्पादक वाणी ही बोलते हैं, जैसे कि ओशो। इसके विपरीत कुछ लोगों का मस्तक संकुचित होता है, निर्बल होता है। ऐसे जातक स्मरण शक्ति कम होती है, वह स्वार्थी होता है और अदूरदर्शी होता है और ज़्यादातर असफल रहता है। देन बात करते हैं मकर राशि की। यह राशि चर संज्ञक है, स्त्री जाति है, पृथ्वी तत्व है, वात प्रकृति है, रात्रि बलि है, वैश्य वर्ण है, पिंगल रंग है, शिथिल शरीर है और दक्षिण दिशा की स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव उच्च दशा विलासी है। इससे घुटनों का विचार किया जाता है मकर राशि से। देन लेते हैं मालव्य योग। ये आ गया आपका पंचमा पुरुष में आ गया माला योग। ये अच्छा योग है। बुध, गुरु और शुक्र 4, 7 और 10 स्थानों पर हो तो शेष ग्रह स्थानों से भिन्न स्थानों पर हो तो माला योग होता है। ठीक है, माला योग। हाँ, इस योग के होने से जातक धनी, वस्त्राभूषण से युक्त, अधिक स्त्रियों से प्रेम करने वाला, पंचायत के निर्वाचन में सफलता पाने वाला, MP या MLA होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु शुक्र चौथे हो, अगर बुध अगर चौथे होगा तो शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 5वें होगा या तीसरे होगा जी, क्योंकि सूर्य के दाएं बाएं होंगे। 4, 7 और 10 सही है। कैसे कैसे? चौथा स्थान, फिर 7वां स्थान, फिर 10वां स्थान, यूँ माला बनेगी ना। अगर इन ग्रहों में हो, ग्रहों में तीनों में से कोई अलग अलग ग्रह हो तो बुध और शुक्र तो आसपास ही होंगे, कितनी दूर तो जाए। समझे नहीं यार, माला यूँ होती है ना। बिल्कुल होती है जी। बस ये 4 हो गया, हाँ, ये 7 हो गया, 10 हो गया। हाँ, ग्रह बिठाओ इनमें। बस ग्रह आप कोई भी बिठा लो, बुध, गुरु, शुक्र। हाँ, 4, 7 और 10 स्थानों पे हो तो ये बुध हो गया, हाँ, ये गुरु हो गया, हाँ। शुक्र इतनी दूर एक दूसरे जा ही नहीं ये सकते। शुक्र हो गया। बुध और शुक्र दूर जा ही नहीं सकते। ये कोई जरूरी थोड़ी ना, ये किसने बिल्कुल। किसने कह दिया आपको नहीं जा सकते। बुध शुक्र व ज़्यादा से ज़्यादा दाएं बाएं एक घर दाएं बाएं हो सकते हैं। लिख रहे हैं ना आगे, शेष ग्रह इन स्थानों से भिन्न स्थानों पर हों तो माला योग होता है। मैंने माला योग ये पढ़ा है जी, लगातार ये सारे ग्रह एक एक घर में होते तो बाकी तो आएंगे ना। चौथे के बाद ये 5वां आ गया, छठा आ गया, 7वां, ये 8वां, ये 9वां, इनमें तो आएंगे ये भी ग्रह भी तो आएंगे ना, तभी माला पूरी बनेगी ना। नीचे माला करने का ये है। अब ये जरूरी थोड़ी है कि ये इससे दूर ही हो। बुध यहाँ भी हो सकता है, शुक्र यहाँ भी हो सकता है। हाँ, यहाँ ये तो। देन मार्गशीर्ष, अगस्त का महीना, MP 12 चांद्रमासों ये 9वां महीना है, जो प्रायः दिसंबर में पड़ता है। इस महीने में जन्मने वाला व्यक्ति चतुर होता है, दूसरों को अच्छी सलाह देता है। खुद ये रास्ता कभी कभी नहीं ढूंढ पाते हैं, दिल के ये साफ होते हैं। दूसरों पर अधिकार रखना इन्हें पसंद होता है। कठिन काम ये करते हैं, संवेदनशील होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं। उदाहरण आपको इसका देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, मदन मोहन मालवीय, बाजीराव पेशवा और नृत्यकार उदय शंकर आदि। इनके बचपन में एक आपत्ति अवश्य आती है जिसका साहसपूर्ण मुकाबला करने से इनमें इच्छा शक्ति जागृत होती है। देन वर्ड आता है मास। मास या महीने 12 होते हैं जिनका क्रम इस प्रकार है: चैत्र, वैशाख, जेठ, हाड़ यानी आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। भारतीय संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। ये अप्रैल में यहाँ से, हाँ, इसी में रामनवमी आती है। हाँ, ये बसंत रामनवमी भी इसी में आती है। जो नया साल जो शुरू होता है उसी में।
नवरात्रे भी यहीं आते हैं। हाँ अप्रैल से 2-4 तारीख तो शुरू होता है जी। देन आगे बात करते हैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि का बताता हूँ मैं। देन मास के बाद मिथुन, यह राशि 12 में से तीसरी है, पश्चिम दिशा की स्वामिनी है, इसका तत्व है वायु, हरा रंग होता है इसका, पुरुष राशि होती है, द्वितीय स्वभाव की होती है, उष्ण यानी गर्म, शूद्र वर्ण की होती है, चिकनी, दिन में बली होती है, शिथिल शरीर वाली और मध्यम संपत्ति वाली होती है। इसका प्राकृतिक स्वभाव क्या होता है? विद्या, अध्ययनी और शिल्पी। इसके हाथ, कंधे और बाहुओं का विचार किया जाता है मिथुन राशि से। देन मीन, ये 12वीं राशि हो गई। दी, दू, थ, जय, य, दे, दो, च, ची, ये नाम है मिथुन मीन राशि के। इन शब्दों शुरू होंगे। ये भी द्वितीय स्वभाव है, ये स्त्री जाति है, कफ प्रकृति की है, जल तत्व है ये, विप्र वर्ण है, रात्रि को बली है ये, पिंगल रंग, उत्तर दिशा की स्वामिनी है। इसका प्राकृतिक स्वभाव उत्तम, दयालु और दानशील है। इससे पैरों का विचार किया जाता है। 12वीं राशि में किसी भगवान का निवास होता है पैरों के अंदर, किसका? विष्णु जी का जी, विष्णु मत्स्य का होता है ना, होता है। इसलिए गंगा के एक नाम विष्णुपदी भी बोलते हैं गंगा जी को। अच्छा, गंगा 3 जगह से निकली है, एक तो शिव जी की जटाओं से, ये तो पता है जी। विष्णु के पैरों से, अच्छा, दूसरा ब्रह्मा जी के कमंडल से। ठीक है जी। कमंडल से निकली तो शिव जी के सिर पे आई थी। हाँ, इतना तो पता है तो जी। तीनों देवताओं के द्वारा ब्रह्मा, त्रिपदी कहते हैं गंगा को इसलिए। अच्छा, मुखाकृति यानी आकृति कुंडली होगी। किसी भी आप आदमी से मिलते हो, उसके चेहरे पे आप नज़र डालते हो तो आपको अलग से आकृति उसका नज़र आता है, उसकी क्रांति या कांति अलग से नज़र आती है। इसी को मुखाकृति कहते हैं। ये अलग चैप्टर है, इसको कभी बाद में योग डिस्कस करेंगे। मूसल योग। मूसल योग, समस्त ग्रह स्थिर राशि में होने पर मूसल योग होता है, यानी स्थिर राशि। एक 4 राशियों में योग बनता है, एक स्थिर में, एक द्वितीय स्वभाव में। बिल्कुल जी। तो जो स्थिर में बनेगा वो मूसल योग। 2, 5, 8 और 11 जी। हाँ, वृष, सिंह, कुंभ कुंभ, हाँ कुंभ ठीक है। और वृश्चिक। हाँ, इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति राज्य मान्य, धनी, ज्ञानी, प्रसिद्ध, पुत्र वाला, एमएलए, शासनाधिकारी होता है। एमएलए बना धंधा सिद्धा है। मूक योग, यदि जन्म कुंडली में सिंह राशि में सूर्य और बुध दोनों साथ हों तो मूक योग होता अच्छा, है, यानी कि बुध आदित्य योग हो। तो कुल मिला के ये मतलब हुआ सिंह राशि में। अच्छा, तो ये बुरा है कोई मूग योग? कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में गया हुआ बुध चंद्रमा से ग्रस्त हो, चौथे स्थान में सूर्य और छठे स्थान को पाप ग्रह देखते हो तो भी मूक योग होता है। यदि शुक्ल पक्ष का जन्म और चंद्रमा मंगल का योग लगन में हो तब भी जातक मूक होता है। ये कुछ ज़्यादा रेलेवेंस इसमें नहीं तो बनता। ये मूग योग को अच्छा मान रहा है या गलत मान रहा है? अच्छा नहीं होता होगा, उतना लेट बोलता है। 5 वर्ष के बाद बालक बोलता है। मूल नक्षत्र जो होता है ये 27 नक्षत्रों में से 19वां है। इसका स्वामी नकृति है। नकृत क्या होता है? नकृत। नकृत होता है साउथ वेस्ट दिशा, उसको नैऋत भी बोलते हैं, नकृत भी बोलते हैं। अच्छा, नृत्य कौन? हाँ, जिस नृत्य वाला वही। अच्छा अच्छा। मूल नक्षत्र में जन्मे वाला बालक सुखी, धन और वाहन से युक्त, स्थिर, कार्य करने वाला, बलवान, पंडित, हिंसक और शत्रुओं को जीतने वाला होता है। देन आप बात करते हैं मैं के आगे हम शब्द आता है मृदंग योग। यदि जन्म कुंडली में लग्नेश बली हो, अपने उच्च या सवग्रह में स्थित हो या अन्य ग्रह केंद्र स्थान अर्थात 1, 4, 7, 10 में हो तो मृदंग योग बनता है। इस योग के होने से व्यक्ति शासनाधिकारी होता है। इसके बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र। नक्षत्र चक्र में मृगशिरा 5वें नंबर का है। इसका स्वामी चंद्रमा है। मृगशिरा का गलत है, इसका स्वामी चंद्रमा नहीं हो सकता। ये मंगल है मेरे को, नहीं इसका मृगशिरा। मृगशिरा का चंद्रमा का तो श्रवण है और हस्त है। श्रवण, हस्त और एक और है, 3 नक्षत्र होते हैं, 3 होते, 3 सेट होते हैं। ये मृगशिरा का तो इसमें नक्षत्र वाले बुक में आप कंसल्ट करो, इसको एक बार देखो क्या होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक चंचल, चतुर, धैर्यवान, स्वार्थी, परदेशी और अहंकारी होता है। रोहिणी, हस्त, श्रवण और रोहिणी है चंद्रमा। हाँ, रोहिणी है, मृगशिरा नहीं है, ये मैं बोल रहा हूँ। और उसके तो तीनों बात ही खत्म हो गई। हाँ, बात ही खत्म हो गई। देन आपका मेष राशि, ये पहली राशि होगी। अक्षर इसके कौन से? चू, चे, चो, ल, ली, लू, ले, लो और ए। ये इनके नाम अक्षर होते हैं। ये पुरुष जाति है, चर संज्ञक है, अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा की स्वामी है, मस्तक का बोध कराने वाली है, उग्र है, कांतिहीन है, क्षत्रिय वर्ण है, सभी समान अंग बली और अल्प संतति वाले होते हैं।
ये साहसी होती है, अभिमानी है और मित्रों पर कृपा करने वाली होती है। देन मुंजाल, इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ है लघुमानस। ये करण ग्रंथ है। इसमें 8 प्रकरण हैं। मध्यम अधिकार, स्पष्ट अधिकार, तिथि अधिकार, त्रिप्रश्न अधिकार, ग्रह युत्य अधिकार, सूर्य ग्रहण अधिकार, चंद्र ग्रहण अधिकार और श्रृंगोन्नत्य अधिकार। ये इसके अंदर मुंजाल के लिखे ग्रंथ। महावीर आचार्य, इनका जन्म 850 में माना जाता है। इन्होंने ज्योतिष पटल और गणित सार संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की थी। ये दोनों गणित ज्योतिष के ग्रंथ हैं। अब हम आते हैं यह शब्द पे। यजु ज्योतिष का मतलब होता है यजुर्वेद ज्योतिष प्राय ऋक ज्योतिष से मिलता जुलता है। विषय प्रतिपादन में कोई मौलिक भेद नहीं है। इसमें तिथि, नक्षत्र, करण, योग, तारा और चंद्रमा के भला बल का सुंदर निरूपण किया गया है। देन आता है आपका युग विचार। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऋग्वेद में कालमान का द्योतक युग शब्द कई स्थानों में आया है। युग कौन कौन से हैं? सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है और कलयुग है। हाँ। तो इनकी अवधियाँ क्या क्या निश्चित की गई हैं। अच्छा। आप कलयुग की देखिए 4,32,000 है, ठीक है। इससे डबल द्वापर की है 8,64,000। फिर त्रेता, उससे डबल फिर होगी त्रेता यानी इससे डबल नहीं, 1.5 गुना है। इससे 3 गुना होगी। 4,32,000 से 3 गुना होगी त्रेता की। अच्छा, ये कलयुग से गुना मारते हाँ, हैं। और 4,32,000 से 4 गुना होगी सतयुग। सतयुग की। ये इनकी आयु है इन युगों की। देन आपका अंकल जी, जो आप वारी एक बारी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज तो 3,000 साल पहले कृष्ण जी ने दिखा रहे हैं कि 5,000 साल पहले कृष्ण जी 5,000 साल पहले हाँ, दिखा रहे हैं। हाँ, तो यानी तब द्वापर था, द्वापर मानते होंगे। बिल्कुल। 7,000 पहले श्री राम जी ने दिखा रहे हैं कि 7,000 साल पहला प्रोग्राम होना जो दस दिया है। नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा बताओ? मैं खुद मानता हूँ। उस सीरियल वाले ने तोड़ मोड़ के पेश कर दिया, उसको आप कैसे सही? वो नहीं, वो पवन गुरु जी ज्योतिषी हैं, बहुत मतलब ज्ञानवान है वैसे वो। भले ज्ञानवान हो, लेकिन और इसके अनुसार कैसा है? राम जी दी दिखा रहे थे कि राम जी का जन्म 7,000 साल पहले होएगा। मैं चलो वो तो त्रेता हो गया। फिर 5,000 साल पहले कृष्ण जी हो गया, चलो वो द्वापर हो गया। इन्ना मतलब 7,000 ते अज दे विचाले यानी द्वापर नहीं, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि कलयुग अभी बच्चा है, अभी इन्फेंट स्टेज में भी शुरू हुआ है, और द्वापर अभी खत्म हुआ, ये हमें पता ही है। द्वापर के प्रमाण तो बहुत पड़े हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो कृष्ण जी तक तो प्रमाण आप मानते हैं जी, है। बस फिर राम जी को किसी ने देखा नहीं देखा जी। त्रेता युग किसी ने देखा नहीं, और सतयुग का तो मतलब देखना ही किसने है जी, अपने वर्ग ने। तो इसलिए ये 100% है। रोज़ आपके पंडित जी कह रहे हैं टीवी पे, वो शायद कुछ और बेस पे कह रहे होंगे, या तो आपको समझ में नहीं आया, और या फिर नहीं, उन्होंने तो जन्म बताया, आइडिया मैंने लगाया। अगर वो कह रहे हैं 7,000 साल पहले राम हुए, 5,000 साल पहले 5,132 साल पहले कृष्ण हुए। नहीं, ये नहीं हो सकता। कृष्ण वाला फैक्टर सही है, राम का नहीं हो सकता। चलो, देन योग आगे, योगों की संख्या 27 होती है। तो इनके लंबे चौड़े नाम है, इसको कोई लेने की वो है नहीं, वैसे मैं ले देता हूँ। ये तो निकल ही जाते हैं, ज़्यादा इनका अर्थ भी साथ साथ चले फिर तो है जी। योग का मतलब जैसे विश्वकुंभ योग, फिर प्रीति, फिर आयुष्मान, फिर सौभाग्य, फिर शोभन, फिर अतिगण, फिर सुकर्मा, फिर धृति, फिर शूल, फिर गंड, फिर वृद्धि, फिर ध्रुव, फिर व्याघात, हर्षण, वज्र, सिद्धि, व्यतिपात, वरियान, वृद्ध, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैद्रति। ये 27 योग होते हैं। स्वामी इनके हैं सबसे पहले विश्वकुंभ का, फिर यम है, फिर आगे विष्णु, फिर चंद्रमा, फिर ब्रह्मा, फिर बृहस्पति। योग चक्कर पड़ जाएगा। विश्वकुंभ का यम, प्रीति का विष्णु, आयुष्मान का चंद्रमा, सौभाग्य का ब्रह्मा, शोभन का बृहस्पति, अतिगंड का चंद्रमा, सुकर्मा का इंद्र, धृति का जल, शूल का सर्प, गंड का अग्नि, वृद्धि का सूर्य, ध्रुव का भूमि, व्याघात का वायु, हर्षण का भग, वज्र का वरुण, सिद्धि का गणेश, व्यतिपात का रुद्र, वरियान का कुबेर, परिक का विश्वकर्मा, शिव का मित्र, सिद्ध का कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन था? ये तो पुत्र था शिव का जी। शिव था कौन है? क्या रोल था इसका? ये सेनापति था। किसको मारा था इसने? मारे तो कई मारे थे, एक मेन केड़ा मारे, भस्मासुर नहीं, तारकासुर को मारने के लिए इसको सेनापति बनाया गया था, जो दक्षिण में भेजा गया। इनकी मोर सवारी है, मोर है बिल्कुल। और इनका वो एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग बना हुआ, कहाँ बना हुआ है इसका ज्योतिर्लिंग? नहीं, मैंने नहीं मालूम। ये जब शिव और इनको पार्वती ने इनको परिक्रमा के लिए बोला, गणेश जी को और कार्तिकेय को, तो ये तो
गणेश जी तो वहीं बैठ गए, हाँ, फिर- इनके पास चलने की शक्ति नहीं थी, ये तो शिव और पार्वती तो के माता पिता के पैर छू लिए और यही तीर्थ हो गया। वो घूम गया बस। और उनको भी कहा गया था कि सारे तीर्थों के चक्कर लगा के आओ, हाँ तो वो घूमने मोर पे निकल गए। हाँ तो वो जाके मल्लिकार्जुन में रुक गए। हाँ वहाँ पे उनको पता लगा कि वहाँ शिव जी को तो वहाँ गणपति जी को तो डिक्लेयर ही कर दिया, वो जीत गए। बिल्कुल वे तो इनको बड़ा गुस्सा आया, बिल्कुल। ये वहीं रुक गए। हाँ उसका नाम था मल्लिकार्जुन। ये आंध्रा में कर्नाटक शायद- आंध्रा शहर आंध्रा तो में है, शायद उधर होना है चाहिए। ये एरिया, हाँ। तो मल्लिकार्जुन में इनका जो है वो स्थापित हो गया ये ज्योतिर्लिंग। वो क्यों स्थापित हुआ? कि जब ये मल्लिकार्जुन बैठ गए तो फिर तीनों परिवार वहाँ आया, शिवजी, पार्वती और गणेश जी। इसको लेने के लिए वहाँ पे इसको लेने आए तो इनकी तपस्या से प्रभावित इनको बोले तू भी जीता और ये भी जीता, ठीक है। क्योंकि तूने माता पिता की आज्ञा को मानना है, हाँ इसलिए तेरी भी विजय। आज से यहाँ हम ये ज्योतिर्लिंग स्थापित करते हैं, यहाँ पे लोग दर्शन करने आए। यह पूरा परिवार बनता है मल्लिकार्जुन। साध्य है। साध्य सावित्री, शुभ का लक्ष्मी, शुक्ल का पार्वती, ब्रह्मा का अश्विनी कुमार, इंद्र का पितृ और वैद्रति का दिति। दिति और आदित्य ये तो देवताओं और उनकी माँ थी, ये चंद्रना असुरों की। हाँ देन एक शब्द आता है योगिनी दशा। योगिनी दशा 36 साल में पूरी होती है, इसलिए कुछ ज्योतिर्विद इसका फल 36 वर्ष की आयु तक ही मानते हैं। योगिनी दिशाओं के पार्ट क्या हैं? मंगला, पिंगला, धान्य, ब्राह्मरी, बद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा, ये नाम है। इन दशाओं के स्वामी है चंद्रमा, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और अंतिम दशा के 2 स्वामी हैं, पहले के राहु और दूसरे के केतु। तो ये योगिनी दशा हो। एक आपको अष्टोत्री बताई थी हाँ, जो वो तो 108 साल की है, हाँ 8 साल की एक विषयोत्री। विषयोत्री 120 साल की, और ये योगिनी 36 साल की। देन हम रह शब्द पे चलते हैं। रह का मतलब रवि। रवि का मतलब है सूर्य, आत्मा, ताम्र या रक्त, पिता का विचार, पित्त प्रकृति, अग्नि पाप ग्रह, पुरुष ग्रह, सत्वगुणी, क्षत्रिय जाति, पूर्व दिशा, प्रौढ़, स्थिर और राजा माना जाता है। मेरुदंड, इससे देखते हैं कलेजा और आँखें, ये भी इसी से देखते हैं। यंत्र विद्या का मेरुदंड की कारक चीज़ है। होती है जी। स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा मनुष्य के भाग्योदय 22वें साल से ही शुरू करता है सूर्य जो है। वैसे इसकी अवस्था 24वां साल मानी जाती है। सूर्य की इसकी चंद्रमा की 24वें, मंगल की 28 है, शुक्र की 36 है, राहु की 42 है, केतु की 48 है, इस तरह चलता रहता है। बताई तो चंद्र की सारा। 8 है अच्छा और बुध की है 18, शनि की शनि की भी 52-53 होगी। 36 आएगी। अच्छा शुक्र शनि के बराबर सी आती है। वैसे शनि की कुछ लोग 48 के बाद भी मानते हैं। मंगल, सूर्य 24 है, मंगल 28 है, राहु केतु बताई दिए 42 है, शुक्र 36 आ गया। एक वर्ड है रंगनाथ। इनका जन्म काशी में 1575 में हुआ था। इन्होंने सूर्य सिद्धांत की गूढ़ार्थ प्रकाशिका नामक टीका लिखी है। एक थे विद्वान राम देवज्ञ, ये नीलकंठ के भाई थे। इनका जन्म भी 1565 में हुआ। मुहूर्त चिंतामणि एक ग्रंथ है बड़ा फेमस, ये इन्होंने लिखा था। इसी ग्रंथ के आधार पर आजकल मुहूर्त निकलते हैं, जो अपने मुहूर्त निकालते हैं ना। इन्होंने अकबर की आज्ञा से राम विनोद नाम का एक करण ग्रंथ भी रचा था, जो टोडरमल को प्रसन्न करने के लिए टोडरानंद नामक ज्योतिष संहिता ग्रंथ उसका नाम रखा गया था। राजा टोडरमल। एक आता है वर्ड रंबल। रमल का प्रचार विदेशियों के संसर्ग में भारत में हुआ। 11वीं और 12वीं सदी में फारसी भाषा में रमल पर पुस्तकें कई लिखी गई। संस्कृत भाषा में रमल की 5-7 पुस्तकें हैं। रमल नवरत्न नामक ग्रंथ जो है, पाशा बनाने की विधि का वर्णन करते कहा गया है कि अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, इन 4 तत्वों पर विद्वानों ने रमल शास्त्र बनाया है। इन 4 तत्वों के 16 भेद होते हैं, इसलिए रमल के पासे में 16 शक्लें बनाई जाती हैं। पासे फेंकते हैं रमल के, अच्छा जी। और इनके द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। वो 64 टाइप होती है ना। टैरो कार्ड तरीके का ही हो गया जी। हाँ। वैसे सिस्टम टैरो कार्ड अलग है, जैसी शक्ल आ गई वो सब आगे वो करते हैं। रमल नवरत्न का रचनाकाल 17वीं सदी का है, और इसका रचनाकार परम सुख नामक ज्योतिषाचार्य माने जाते हैं। अब बात आती है राहु केतु। ये आगे 2 भाई। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि आकाश में स्पष्ट होते हैं, लेकिन राहु केतु दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी ये ग्रहों में माने जाते हैं। ये छाया ग्रह भी हैं, इनको नोड्स भी बोलते हैं। उनके मत में सूर्य चंद्रग्रहण के समय जिस छाया के कारण ग्रहण होता है वही राहु केतु हैं। ये राहु केतु पौराणिक कथा के अनुसार ग्रहण काल में अपना वैर शोधन के लिए आते हैं, ये जो ग्रहण लगते हैं। सूर्य और चंद्र से। हाँ। कुछ विद्वानों का मत है कि समय समय पर दिखाई देने वाले पुच्छल तारे ही धूमकेतु अथवा केतु ग्रह हैं। वास्तव में चंद्रमा जब पृथ्वी के मार्ग को दक्षिण से उत्तर को जाने में पार करता है, उसी का नाम राहु है, और ये उससे 180 डिग्री पर होता है। और राहु केतु
उस स्थान का नाम है जहाँ चंद्र मार्ग पृथ्वी मार्ग को काटता है। इन दोनों की चाल उल्टी होती है, प्राय इनकी परिक्रमा में 19 साल लग जाते हैं। राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है, काला रंग है, क्रूर ग्रह है। कुंडली में जहाँ पे बैठता है उस स्थान की उन्नति को रोकता है। केतु भी काले रंग का क्रूर ग्रह है, इससे चमड़ी के रोग, नाना देखा जाता है, हाथ पैर देखे जाते हैं, एक क्षुधा जनित कष्ट, क्षुधा मतलब भूख प्यास लगना, इनका विचार इससे किया जाता है। राहु से दादा का विचार किया जाता है, यानी पितामह का विचार किया जाता है। यानी नाना तो आपका हो गया केतु और दादा हो गया राहु। जी। राशियाँ क्या होती हैं? राशि होती है आकाश, जोड़ियक होता है 360 का, उसके 108 भाग होते हैं। उस जोड़ी में 12 राशियाँ होती हैं, 30 अंश होते हैं और 9 भाग की एक राशि होती है। राशि और उनके स्वामी निम्नलिखित हैं। मेष का मंगल, वृष का शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का भी बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु जी। बस अब इनके अक्षर भी सुन लो। मेष के हैं चू, चे, ला, ली, लू, ले और आ। वृष का है ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे, वो। ठीक है जी। मिथुन का है का, की, कू, घ, अड़, छ, के, को, हा। अब ये कन्फ्यूज़न करता है, यहाँ हा तक के है हाँ। और आगे ही में वो आ जाएगा, कर्क आ जाएगी। तो कर्क में आ तो जाएगा नक्षत्र ही, सेम हु, होगा, हे, हो। चरण बदल गए होंगे जी। हाँ, ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। सिंह में आ जाएंगे माँ, मी, मू, में, मो, टा, टी, टू, टे। कन्या में आएगा टो, पा, पी, पू, शै, अण, ठ, पे, पो। तुला में आएगा रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। वृश्चिक में आएंगे तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू। धनु में आएगा ये। अब देखिए यू की मात्रा इधर आ रही है, ए की मात्रा इधर आ रही है। ये, यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा, भे। मकर में आएंगे भो, जा, जी, खी, कू, खे, खो, गा, गी। कुंभ में आएंगे गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा। मीन में आएंगे दी, दू, थे, जय, दे, दो, चा और ची। तो ये आपके राशियों के नाम अक्षर हो गए। देन आपका आएगा रेवती वर्ड आता है, ये 27वां नक्षत्र है। इसका स्वामी पूषा है। जिस जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में होता है वह सब अंगों से पूर्ण, पवित्र, साधु, पंडित और धन धान्य से युक्त होता है। हमारा नक्षत्र शायद रेवती है। आपका तो गंडमूल हो गया फिर। रेवती चौथा चरण। हाँ, रोहिणी नक्षत्र चक्र में इसका चौथा स्थान है और इसके स्वामी ब्रह्मा है। जिसका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है वह धनवान, कृतज्ञ, राजमान्य, मेधावी, प्रिय वक्ता, सत्यवादी और सुंदर होता है। तो ये आपके रह तक के आज हमने चैप्टर ख़त्म कर दिए। कल हम लय से लेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।